आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार काला धन वापस लाने में नाकाम रही, बल्कि देश का सफेद धन भी बाहर चला गया। धर्मेंद्र यादव ने भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। उन्होंने बिजली निजीकरण का कड़ा विरोध किया और आरोप लगाए कि इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने नौकरियों को खत्म करने की नीतियों की आलोचना की और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब घर का जिम्मेदार घर की चीजें बेचने लगे तो समाज में उसे किस तरह की संज्ञा दी जाती है, यह हर कोई जानता है। धर्मेंद्र यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जातीय जनगणना के लिए उनके लंबे संघर्ष का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार को मजबूर होकर इस दिशा में कदम उठाना पड़ा। उन्होंने इसको सपा की बड़ी जीत करार दिया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार से जनहित में नीतियों बनाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, संग्राम यादव, हवलदार यादव, अशोक यादव सहित कई सपा नेता मौजूद रहे। शांत रहिए। देखिए, कोई विशेष उद्देश्य नहीं, लेकिन इसी बहाने आजमगढ़ के पत्रकार साथियों से मिलने का भी मौका मिलता है, कुछ अपनी बात कहने का और कुछ बातों को सुनने का भी मौका मिलता है। उसके लिए आप सब लोग आए, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया प्रेस का। जहां तक सवाल आज देश और प्रदेश की राजनीति का है, मैं समझता हूँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नौजवानों का हाल आप देख रहे हैं, बेरोजगारी अपनी पराकाष्ठा पे जा रही है, लगातार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। नौजवान अगर अपनी बात को कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों से, तो उनके ऊपर तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, लाठीचार्ज लेके सब चल रहा है। किसान परेशान है, समय से खाद, बीज, पानी, बिजली मिल नहीं रही है। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिल नहीं रहा है। बीजेपी के लोगों ने भाषण बहुत दिए आमदनी को दूनी करने के, लेकिन कोई सार्थक पहल आमदनी दूनी करने पे आज तक नहीं हुई। कोई सार्थक पहल इस बात पे नहीं हुई किसानों की लागत कैसे घटे। किसान बर्बाद हैं, नौजवान बर्बाद हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। पुरानी पेंशन को लेकर लगातार मांग चल रही है लेकिन नहीं मिल रही है। संविदा कर्मी अपने मानदेय के लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। नौकरियां लगातार छीनी जा रही हैं, आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। संविदा नौकरी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे पीड़ित परिवार को उपेक्षित किया जा रहा है। तो आज मैं कह सकता हूं देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार से जनता पूरी तरह निराश है। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में पिछले 8 सालों से कोई भी विकास की नई उपलब्धि नहीं है। लगातार आजमगढ़ के लोग उपेक्षित हो रहे हैं, समय से नहरों में पानी नहीं है, बिजली के संकट को आप देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर अगर एक बार फूकता है तो महीनों महीनों नहीं बदला जा रहा है। ये हालत पूरे आजमगढ़ में आप सबने के पास भी सूचनाएं आ रही होंगी। तो आज इस मौके पर हम नहीं कहना चाहते अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से, इस सरकार के पास कौन सा काम है आप बताओ। रेल बेचे, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सड़कें बेच दी, रेल बेच दिया, BSNL को बेच दिया, बीमा बेच रहे हैं, बैंकें बेच रहे हैं, बिजली भी बेच रहे हैं। तो अब देश और प्रदेश का जनमानस इन बीजेपी के लोगों की जो नीति और नियत और षड्यंत्र है उनको समझ भी रहे हैं और इनका जवाब भी देंगे। हालांकि हम समाजवादी लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, परिवार के अंदर लायक उसको माना जाता है जो कुछ ना कुछ अपना एसेट बढ़ाए। जो एसेट को बेचेगा उसका क्या नाम होता है मुझे अपने मुंह से
नहीं कहना है, आप सब लोग समझदार हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब घर घर सिंदूर बांटा जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये नरेंद्र सरेंडर का नारा है, कांग्रेस ने किया है। आप मुझे क्या कहते हैं, किस तरह का ये जो कर रहे हैं सिंदूर को लेकर? नहीं, सवाल आपका ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या सिंदूर को लेकर है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घर घर से बांटा जा रहा है। नहीं, मैंने सुना है कि अब शायद वापस हो गया फैसला, वापस हो गया। लेकिन इस मामले में इतना कहूंगा, हम सब लोग अपने परिवारों में के बीच में सब लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी स्वाभिमानी पुरुष इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि उनके परिवार की महिला को कोई दूसरा व्यक्ति जाके सिंदूर बांटे, और ना ही कोई हमारे देश की स्वाभिमानी माता बहन इस बात को स्वीकार करेगी, क्योंकि ये सिंदूर केवल सिंदूर लाल रंग नहीं है। ये सिंदूर मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों का, भावनाओं का, पूरे जीवन, और जिस सनातन धर्म को लोग मानते हैं वहां तो 7 जन्मों की मान्यता है। लोग किस तरह की भावनाएं रखते हैं उसके बारे में मैं समझता हूँ उनका सम्मान करना चाहिए भावनाओं का। बीजेपी के लोगों को हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और राजनीति अगर हर चीज में करेंगे तो लोग भी अपने तरीके से उसका जवाब देंगे। सिंदूर का प्रभाव दौड़ रहा है, पंचायत चुनाव जब जनता से कराया जाएगा तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये प्रासंगिक है? एक देश एक चुनाव जो कराने वाले लोग हैं, जिस दिन ये बिल संसद में आया था पार्टी की तरफ से मैंने ही उस बिल का उस समय विरोध किया था इंट्रोडक्शन के मौके पर, और उस समय भी मैंने इस बात को कहा था जहां 4 प्रांतों के चुनाव होने थे देश के अंदर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बाई इलेक्शन होने थे असेंबली के, जब ये इतने चुनाव एक साथ नहीं करा सकते तो आप सोचिए ये एक देश एक चुनाव की भावना कैसे कर सकते हैं। और बीजेपी के लोग पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर इनकी नियत थी एक देश एक चुनाव की, या बीजेपी के लोग कहते हैं इससे लाभ है, तो मेरा बीजेपी के लोगों से पूछना है कि आखिर लोकसभा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं कराया, हरियाणा का चुनाव क्यों नहीं कराया, झारखंड और जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों नहीं कराया? ये बीजेपी के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों ने मेरे सामने खुद कहा कि हमने अपनी सहूलियत से चुनावों को अलग अलग कराया। तो ये बीजेपी के लोग अपनी सुविधा देखने वाले लोग हैं। इनकी मंशा एक देश एक चुनाव कराने की नहीं है, बल्कि इनकी मंशा इस बात की है कि समाज के अंदर जो सवाल आज खड़े हैं, दलितों के, पिछड़ों के, रोजगार के, किसानों के, बुनकरों के, संविदा कर्मियों के, फौजी भाइयों के, अग्निवीर का जो सवाल खड़ा हुआ है, जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं हमारे पैरामेडिक फोर्सेस से लेके सारे सरकारी कर्मचारी, उन कैसे मुद्दों को चर्चा से बाहर करके एक देश एक चुनाव की चर्चा लाई जाए, इसलिए षड्यंत्र है। 70,000 नियुक्ति पत्र दे दिया गया, उनका कार्यकाल होगा लगभग 4 साल 3 साल का। अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि छटनी की जा रही है, इस आधार पे पूरी तरह पूरा नहीं किया था। ये क्या सही है? पहले नहीं ऐसा होना चाहिए। देखिए, लगातार ये छटनी के बीजेपी के लोग कैसे रोजगार छीने, वो नित नए षड्यंत्र करते। 69,000 शिक्षकों में किस स्तर की बेईमानी हुई, माननीय न्यायालय ने क्या क्या उनके बारे में कहा, सर्वोच्च न्यायालय तक मामला चला गया, क्या क्या बातें हुई, वो छुपी नहीं। ये किस तरह से रोजगार जिनको मिले उनको रोजगारों को छीना जाए, कैसे षड्यंत्र किया जाए रोजगार ना मिले, कैसे आरक्षण छीना जाए, रात दिन इस षड्यंत्र और उद्योग में बीजेपी के लोग रहते हैं। लेकिन अब देश और प्रदेश का जनमानस जागरूक है, अब किसी भी षड्यंत्र में इनके फंसने वाला नहीं। बिजली निजीकरण को लेकर जो है मंत्री जी का बयान आया, निजीकरण तो होके रहेगा, इस पर आप क्या? मंत्री जी इसके अलावा तो कुछ कर नहीं पाए, ट्रांसफार्मर बदल नहीं पाए, नई लाइनें कहीं बना नहीं पाए, तार टूट गए बदल नहीं पाए, ट्रांसमिशन लाइनें बनी नहीं, जनरेशन के लिए एक भी प्लांट नहीं बना पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर। जो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने चीजें तैयार की, उनको लोग जनता के दुख में, दर्द में न केवल शामिल हैं, बल्कि उनके साथ हर संघर्ष में खड़े हैं। और हमें यकीन है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता का प्रचंड विश्वास हासिल करके न केवल सरकार बनाएगी, बल्कि सामाजिक न्याय की एक नई राज की भी स्थापना करेगी। बाकी जो साथियों को सवाल हो, कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी का एक एमएमएस जीतवा, फिर बीजेपी नेत्री के बेटे का 130 एमएमएस जीतवा, उसको लेके
आप क्या कहेंगे किस तरह से भाजपा वाले? अब ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। जो लोग नारा देते थे पार्टी विद डिफरेंस की, जो लोग बहुत भाषण दिए हैं स्वच्छताओं की, जो लोग दिन रात गुमराह करते हैं परंपराओं मर्यादाओं के नाम पर, मैं समझता हूँ देश के अंदर सबसे अमर्यादित आचरण की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप सबको पूछना चाहिए। वो लोग जवाब नहीं दे रहे। अब ये तो आप लोगों की अपना टैलेंट है कि आप जवाब ढूंढें, जवाब निकलवाएं। ये तो मैं समझता हूँ पत्रकार मित्रों आपकी असफलता है कि बीजेपी के लोगों से आप जवाब भी नहीं ले पा रहे हो। और हो सकता है कुछ साथी ज्यादा जिद करेंगे जवाब लेने की तो मुकदमे के भी शिकार हो जाएंगे। हो सकता है मुकदमों से साथी बच रहे होंगे। सिंचाई विभाग में 25 पद समाप्त कर दिए गए हैं। जी, सिंचाई विभाग में 25 पद समाप्त कर दिए गए हैं, इसका विरोध अभी भी हो रहा है। देखिए लगातार मैंने कहा कि नौकरियां घटा रहे हैं और नौकरियों को जहाँ स्थायी होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, उनको संविदा के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आरक्षण खत्म करने का इन्होंने एक फार्मूला निकाला है। और इसी तरह की स्थिति को पैदा ये कर रहे हैं जो आज आपने कही। मेरा सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी साथी हैं जो आंदोलन में हैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन और उनको विश्वास दिलाते हैं हम समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपने हिंदी को लेकर क्या कहा है? मुझे मैंने बीजेपी को बता के देश छोड़ा था। किसने? माल्यान। तो ये बीजेपी वालों से पूछिए ना, जो लोग 2014 में भाषण दे रहे थे लोकसभा के चुनाव के समय कि 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का काला धन लौट आएगा। काला धन अगर एक भी लौटा हो, 100 दिन की बात छोड़िए, 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दिन में 11 साल से ज्यादा शासन चलाने के बाद कहीं कोई काला धन नहीं लौटा है। तो ये बीजेपी के लोग ये मान के चलिए, और हम समाजवादियों की तो स्थायी मान्यता बन चुकी है कि बीजेपी वाले जो कहेंगे समझ लेना ठीक उल्टा होने जा रहा है। जहां इन्होंने काला धन लौटाने की बात की थी, काला धन देश से और चला गया। न केवल विजय माल्या और भी कई नाम ऐसे हैं जो देश का सफेद धन लूट के चले गए, काला धन लौटाने की तो बात छोड़िए। तो ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। कहीं काला धन नहीं लौटा, कहीं बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, कहीं किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। एक मुद्दा चाहे इनके 14 का चुनाव देखिए, 17, 19, 22, 24 इतने चुनावी वादे हुए, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी है। 2027 में जनगणना कराने की बात है, इसके लिए का क्या मंशा है? अभी नहीं इतना लंबा समय किया जा रहा है। देखिए कोई भी मंशा इस्तेमाल करना चाहे करें। मैं इस मौके पर याद करूंगा सदैव नेताजी को। मैं उस समय सदन में था, मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ बैठकर चीजों को देखने, समझने, सुनने का। सदैव नेताजी ने जिस लड़ाई को शुरू किया था 2010 में, और उस लड़ाई को जो आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रहे थे, अभी संसद के पिछले सत्र तक वो लड़े और इस बात को लगातार उन्होंने कहा कि देश के अंदर जाति जनगणना होगी। और यहाँ तक कहा कि बीजेपी के लोगों, आप 60 सत्ता में हो, आप करना हो तो कर दो, और नहीं करोगे तो समाजवादी लोग अभी आंदोलन के रास्ते पर हैं और जब सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। तो आज इस मौके पर जहां मैं सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उनके संघर्ष की दम पर आज देश के अंदर जाति जनगणना हो रही है। अब ये जो लगातार उसमें भी जनगणना में भी षड्यंत्रबाजी चल रही है। अभी हमने थोड़ा सा एक जानकारी जुटाई तो पता चल रहा है कि बैकवर्ड को एक साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक अलग अलग प्रांतों में पिछड़े वर्ग के लोग अलग अलग टाइटल से जाने जाते हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोग ये षड्यंत्र करना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या एक मुश्त क्या है ये पता न चल पाए। अभी ये भी षड्यंत्र है, लेकिन इसके लिए भी आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम समाजवादियों को संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन जाति जनगणना न केवल कराएंगे बल्कि जो पिछड़ों की भावनाएं हैं, जो पीड़ित परिवार की भावनाएं, उनके अनुरूप जाति जनगणना कराकर ही मानेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।